अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड मैं हाजिर खिदमत हूँ नावल नीलम का मरकत की नेक्स्ट एपिसोड के साथ, जिसकी राइटर हैं दीबा तबस्सुम। और स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और प्ले लिस्ट में जाकर बहुत से अच्छे अच्छे नावल जो मैंने अपलोड कर रखे हैं आप उनको जाके देखें और सुने और उससे लुत्फ़अंदोज़ हों। एंड स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। वो नेशनल हाईवेज़ की फुटेज देख रहा था। सामने ही स्टडी टेबल पर दो नीले रंग की फाइल्स थीं, जिसमें नेशनल हाईवे N10 और कराची गवादर N25 कराची चमन की डिटेल्स थीं, और साथ ही इन हाईवेज़ पर मौजूद पुलिस ड्यूटीज़ की भी डिटेल थी। वो इनामाक से उनको स्टडी कर रहा था जब आलिया बेगम अंदर आई। चाय का मग हाथ में उठाए वो उसके पास ही चली आई थी। आहिल बेटा बस करो, 12 बज गए हैं और तुम हो के आराम करने का नाम ही नहीं ले रहे। शाबाश, बंद करो इसे, बाकी का काम कल कर लेना। नहीं अम्मी, अभी बहुत काम पड़ा है। आप बताएं, खैरियत से आई हैं? उसने चाय का मग पकड़ते कहा। हाँ खैरियत है, और एक अच्छी खबर के साथ आई हूँ, वो मुस्कुराती हुई कहती बेड के इस किनारे पर टिक गई। आहिल लैपटॉप थोड़ा बेंड करके कुर्सी घुमाकर उनके सामने ही बैठ गया। कैसी खबर? चाय का सिप लेते पूछा। तुम्हारी दादों ने नीलम के लिए हाँ कर दी है, वो मुस्कुराती हुई कह रही थी। सच्ची? आहिल मग टेबल पर रखे उनका हाथ दबाते हुए बोला। हाँ भाई, एकदम सच। और मना करने का जवाब उनके पास था ही नहीं। वो तो तुम्हारी मेहनत और लगन ने ख़त्म कर दिया। और एक चाहिए उनको, और क्या चाहिए उनको? आहिल मग टेबल पर रखते उनका हाथ दबाते बोला। वो आहिल के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, फिर कब जा रहे हैं हम? वो बेसब्रा हुआ। कल ही चलते हैं, तुम्हारे बाबा भी कल फारिग हैं और नेक काम में देरी क्यों? उन्होंने उसकी थोड़ी पकड़ते प्यार से कहा। शुक्रिया अम्मी, आप बहुत अच्छी हैं। वो बच्चों की तरह उनके सीने से लगा कह रहा था। जानता था कि उन्हें नीलम बहू के रूप में नहीं पसंद, मगर सिर्फ उसकी खातिर वो मान गई थी। आप ही नहीं करनी आहिल भाई से शादी हमें। हम बता रहे हैं, हम सबके सामने मना कर देंगे। फिर हमें मत कहिएगा कि हमने बाबा की इंसल्ट करवाई है। वो सफ़ेद और गुलाबी रंग की घेरदार फ्राक को उठाकर दूर फेंक चुकी थी। सायका उससे तैयार होने का कहने आई थी। दादों का ख्याल था कि आज ही मंगनी की तारीख रखते और ख़ानदान भर में बात फैला दें, ताकि जो बकिया रिश्तेदार उम्मीद लगाए बैठे हैं, सबको एक ही बार में जवाब मिल जाए। गुड़िया, जितना करो तैयार हो जाओ, या लोग आने वाले होंगे, और देखो ऐसा करके तुम्हें क्या मिलेगा। दादों की जिद से तो आगाह हो तुम। सायका ने घुटनों में सर दिए हिचकियों से रोती नीलम के बाल सहलाए। हमें कुछ नहीं सुनना, आखिर हमारा कसूर क्या है? किस जुर्म की सज़ा दे रही हैं दादो हमें? हम पढ़ना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं। तो मना किसने किया है? चली जाना यूनिवर्सिटी भी, मगर शादी के बाद आहिल की इजाज़त से। दादो न जाने कब कमरे में दाखिल हुई। आप हमारे साथ ज़्यादती कर रही हैं दादो, हमारा मज़हब भी लड़की की रजामंदी का हुक्म देता है। फिर आप? वो जो चीख कर बोल रही थी, साथ साथ आंसू साफ कर रही थी। दादो की उससे भी तेज़दार आवाज़ में बात काटते हुए खामोश हो गई। मुझे मज़हब दीन मत सिखा। 5 नमाज़ें पढ़ते मौत पड़ती है, और मुझे बता रही है इस्लाम और दीन। उठ और कपड़े बदल, नीचे आ। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो 12वीं के इम्तिहान भी नहीं देने दूंगी। अभी सिर्फ एकेडमी छुड़वाई है, कॉलेज नहीं। उसकी धमकी पर नीलम सदमे से चूर होकर रह गई। अबरार साहब भी अब की बार उसका साथ नहीं दे रहे थे। आहिल का रिश्ता उनकी नज़र में एक अच्छा रिश्ता था, फिर भाई की नाराज़गी का भी डर था, इसलिए वो खामोश थे। बल्कि अगर खुश थे, कहा ना जाए तो गलत होगा। दोनों बहरें और माँ पीछे नशिस्तों पर बराजमान जल्दी से बाहर निकली। ड्राइविंग सीट पर आहिल के साथ बैठे असरार साहब भी कार से बाहर निकले। वो कार रिवर्स करता मुनासिब जगह खड़ी करने लगा, क्योंकि गिराज बहुत छोटा था, जब अचानक कार पीछे खड़ी बाइक से टकरा गई। बाइक सड़क पर गिर चुकी थी। जब आहिल फटाफट बाहर निकला। आर यू ब्लाइंड मैन? टाइगर ने बाइक खड़े करते गजबनाक लहजे में कहा। ब्लैक जीन्स और जैकेट के साथ सुरमई रंग की शर्ट पहने हुए था। फोल्ड स्लीव्स और फौजी कट स्टाइल के बाद जो आगे से कुछ माथे पर गिर रहे थे, आहिल को वो बेहद डैशिंग लगा। रियली सॉरी फॉर दैट मैन, आहिल ने मुअज़्ज़रत खाना लहजे में कहा।
आहिल अंदर आओ, यहाँ क्यों खड़े हो? अरे टाइगर तुम। वो आहिल को बुलाने आए थे। जब टाइगर को उसके साथ खड़े देखकर तारुफ करवाने लगे। ये आहिल है, मेरा भतीजा और मेरा होने वाला दामाद। आहिल को ये तो उस तारुफ पर बाँछें चिर गईं। खुशी से मुसाफिर करने के लिए आगे बढ़ा। जब टाइगर कुछ तजब्जब का शिकार हुआ। ये टाइगर है, हमारे नए किराएदार, माशाल्लाह बहुत फर्माबरदार बच्चा है। उन्होंने टाइगर का हाथ कंधा थपथपाया। टाइगर, आहिल को नाम कुछ अजीब लगा। रूहान आकिफ। टाइगर ने मुसाफिर के लिए हाथ थामते कहा। अच्छा सॉरी यार, बाइक के लिए। आहिल ने कान खुजाते शर्मिंदगी से कहा। कोई बात नहीं, टाइगर ने आहिल से कहते अबरार साहब की तरफ देखा। अच्छा अंकल, चलता हूँ, कुछ काम हो तो तकल्लुफ़ मत कीजिएगा। नहीं तकल्लुफ़ कैसा कोई काम हो, पहले भी तुम्हें सबसे पहले याद करूँगा। टाइगर मुस्कुराते हुए चला गया। ओह माय गॉड, नीलम तुम तो कोई परी लग रही हो। अहमद ने पिंक और वाइट फ्रॉक में खुले बालों को कंघी करते नीलम को देखकर वो खामोश रही। तुम्हारे बालों का भी कोई हेयर स्टाइल बना दूं? ईशा ने पूछा। नो थैंक्स। वो बुरा सा मुंह बनाकर अपने शहद रंग सिल्की बालों को पोनी बनाने लगी, मगर बाल कमर से भी नीचे तक जा रहे थे। नीलम से संभालना मुश्किल हो गए। आप ही वो चिड़चिड़ी सी हुई सायका को आवाज़ देने लगी, जो शायद किचन में मसरूफ़ होने की बिना पर सुन नहीं पा रही थी। उफ नीलम, दो मैं बना देती हूँ। ईशा ड्रेसिंग के पास आकर उसके हाथ से हेयर ब्रश थाम कर बोली। जब मना कर दिया हमने कि नहीं बनवाने तुमसे बाल, तो क्यों पीछे पड़ गई हो? वो बदतमीजी से कहती उसके हाथ से ब्रश ले चुकी थी। अभी ना सही, मुस्तकबिल में शायद तुम्हें ये काम हमसे ही करवाना पड़े। अब आहिल भाई तो तुम्हारे बाल बनाने से रहे। हाँ हाँ हाँ, ऐमन के कहने पर नीलम की तेवरी चढ़ गई। हमारे हाथ नहीं टूटे जो तुम्हारे भाई से बाल बनवाएंगे। गुड़िया, बुरी बात क्यों बिला वजह नाराज हो रही हो? सायका ने खफकी से कहा। हाथ में मौजूद ट्रे ऐमन ने थामते उसमें से एक गिलास खुद लिया और दूसरा बहन को दिया। दिमाग खराब हो गया है हमारा तभी। वो ब्रश पटक कर बोली। लाओ। सायका ने ब्रश थामा और चंद मिनटों में ही शायद रंग बालों का खूबसूरत सा स्टाइल बना दिया। छोटी सी नोज पे उस पर बहुत उठ रही थी। जब वो नीचे आई तो दादों ने उसकी बलाएं ली, नजर उतारी। हमेशा दूर से ही सलाम का जवाब देने वाली ताई उसे साथ चिपकाए बैठी थी। सफ़ेद कुर्ता शलवार में मबूस आहिल भी काफ़ी शानदार दिख रहा था। बार बार उसे अपनी जानिब मुतवज्जे करने के हरबे आजमाता नीलम को जहर लग रहा था। घर की ही बात थी, कोई रोक टोक न थी। सब ने इकट्ठे खाना खाया और 3 दिन बाद इतवार को मंगनी की तारीख रखी। वो ये तो सरासर ज्यादती हो रही है मेरे साथ। मुंह मुझे मीठा करवाना चाहिए और यहाँ अम्मी ही सब किए जा रही हैं। निकाहनामे पर भी इन्हीं से साइन करवा लेना। आहिल ने सायका के कान में सरगोशी की। दादों से कहती हूँ तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दें। अरे क्या साली साहिबा, जब ये काम आप खुद कर सकती हैं तो फिर दादों को क्यों तकलीफ दे रही हैं? वो संजीदगी से मजाक कर रहा था। हाँ हाँ, शक्ल देखो, दादों के नाम पर ही हवाइयाँ उड़ जाती हैं। अब ऐसी भी बात नहीं, कर दो ना ये काम प्लीज़, वो मुल्तजी लहजे में बोला। चलो कर दूंगी, क्या याद करो कि कितनी सखी दिल साली मिली है। आहिल माँ और दादी के दरमियान मुंह फुलाए बैठी नीलम को देख रहा था। नज़र थी कि हटने का नाम नहीं ले रही थी और दिल था कि बेख्तियार ही होता जा रहा था। जान बन गई थी ये लड़की आहिल इसरार की। एक दो पिंस आए आप ही ने दुनिया जहान की पिनें हमारी ही सर पर लगानी थी। वो शदीद झंझलाहट में मुब्तला हेयर पिन्स उतार रही थी जब ड्रेसिंग मिरर में अपने पीछे आहिल का अक्स उभरते देखकर हलक तक कड़वा हुआ। मैं हेल्प कर दूं? शरारत आंखों में नाच रही थी। आप हमारे कमरे से जाते हैं या हम दादू को बुलाएं? वो गुस्सा जब्त करने की कोशिश में सुर्ख होती और हसीन लगने लगी। हमारा कमरा भी बोलती हैं और जाने को भी कहती हैं, इट्स नॉट फेयर। वो ड्रेसिंग टेबल के किनारे टिक गया। हम ही चले जाते हैं। नीलम उसकी तरफ से मायूस होकर जाने को मुड़ी थी जब वो उसकी राह में हायल हो गया। मैं तो गुड़िया का मुंह मीठे करवाना आया था। आहिल ने मिठाई का डब्बा पकड़ रखा था, उसमें से एक गुलाब जामुन निकाल कर नीलम के सुर्ख माइल होंठों की जानिब बढ़ाया। हमारी ज़िंदगी बर्बाद करके उसमें जहर घोल कर आप हमारा मुंह मीठा करवाने आए हैं। वो उसका हाथ झटक चुकी थी। गुलाब जामुन कहीं दूर ही जा गिरा था। आहिल का चेहरा शदीद ज़ब्त से जल उठा। किस जहर की बात कर रही हो? वो संजीदा था। आपकी वजह से हमारी सिर्फ आपकी वजह से दादों ने हमारी एकेडमी छुड़वा दी। आप यूनिवर्सिटी से भी मना कर दिया। हमारा लेक्चरर बनने का ख्वाब सिर्फ आपकी वजह से चकनाचूर हो गया।
وہ چلاتے ہوئے بول رہی تھی، یہ اس کی عادت تھی، مزاج کے خلاف بات پر چیخنا اور رونا۔ اسٹاپ کرائنگ! آہل نے اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر پٹکا۔ نیلم نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ دیکھو، مجھے نہیں پتا گڑیا ایسا کیوں کہہ رہی ہیں دادو، نہ ہی اس بارے میں میری ان سے کوئی بات ہوئی ہے، مگر میں پرامس کرتا ہوں میں خود ایڈمیشن کرواؤں گا تمہارا یونی میں، جس میں بھی تم کہو گی۔ خوش؟ وہ اس کے پاس نیچے گھٹنے موڑ کر بیٹھا تھا۔ اور اکیڈمی؟ اس کی سوئی اب بھی وہیں اٹکی تھی۔ اکیڈمی نہیں گڑیا، وہاں وہ لڑکے تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آہل نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے۔ بچے نہیں ہیں ہم جو کوئی بھی ہمیں نقصان پہنچا کر چلا جائے اور ہم دیکھتے رہیں۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر بھڑکتے ہوئے بولی۔ اچھا غصہ نہ کرو، میں دادو سے اجازت لینے کی کوشش کروں گا۔ وہ بہلانے لگا۔ ٹائم از اوور ناؤ۔ سائیکا کی آواز پر آہل اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نیلم نے آنسو صاف کیے۔ اللہ اللہ، میری بہن کو رلا دیا تم نے، ایسا بھی کیا کہہ دیا؟ سائیکا نے مصنوعی حیرت سے کہا۔ ہماری ایسی جرأت کہاں؟ آہل نے ہنس کر کہا۔ سائیکا اور وہ دونوں مگن باتوں میں کمرے سے نکل گئے۔ نیلم پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیا چیز تھی جو اسے رلا رہی تھی، اندر ہی اندر کھا رہی تھی، کھوکھلا کر رہی تھی؟ آنکھوں میں بھی مرچیں بھرنے لگی تھی۔ وہ دونوں گھٹنوں کو بازوؤں کے اثار میں لیے ان پر سر رکھے ہچکیوں سے کریہ-و-زاری میں مصروف تھی۔ ابھی تو احساس ہوا تھا محبت کا، ابھی تو جذبوں کی شاخ سے محبت کی کوپل پھوٹی تھی، ابھی تو آسمان پر بکھرے تارے سہانے لگے تھے، ابھی تو گیت گنگنائے تھے، ابھی تو ساز چھیڑے تھے، ابھی تو کلیاں کھلی تھیں کہ آسمان سیاہ ہو گیا۔ گیتوں کی جگہ نوحوں نے لے لی، ساز میں غم کی نمی گھلنے لگی تھی۔ سب ختم ہو چکا تھا شروع ہونے سے پہلے۔ بڑی سی میز کے اوپر بالکل درمیان میں بلب لگا تھا اور اس کے وسط میں سفید رنگ کا چارٹ پڑا تھا جس کے اوپر پینسل سے کسی راستے کی اسکیچنگ ہو رہی تھی۔ وہ بڑے غور سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ جب انس اندر آیا، اس کے ایک ہاتھ میں چھوٹا سا ڈبہ تھا اور منہ میں کچھ چبا رہا تھا۔ یہ لو، انس نے ڈبہ اس کے آگے کیا۔ کیا ہے؟ ٹائیگر نے ڈبے میں جا کے بغیر پوچھا، وہ اب تک ہاتھ میں پکڑی پینسل سے چارٹ پر نشان لگا رہا تھا۔ مٹھائی ہے، ابرار انکل دے کر گئے ہیں، ان دختر کی بات پکی ہو گئی ہے اور اتوار کو منگنی ہے۔ انس اس کے برابر والے اسٹول پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے نہیں کھانا اتنا میٹھا، وہ اس کی جانب دیکھے بغیر مصروف انداز میں بولا۔ کھا لے، ڈائن کی نہیں بڑی والی کی ہوئی ہے، ابھی تو وہ چھوٹی ہے بہت، انس نے ہنستے ہوئے کہا۔ جواباً ٹائیگر نے سرد نظروں سے اسے پورا پینسل بھی ہاتھ میں موڑ دی۔ مجھے ایسا مذاق پسند نہیں، آئی سمجھ؟ ٹائیگر کے غصہ ہونے پر انس کچھ خفیف سا ہو گیا۔ یار میں تو بس مذاق کر رہا تھا، ظاہر ہے بڑی بیٹی کی ہی منگنی ہوئی ہوگی، چھوٹی والی تو ابھی عمر میں بہت کم ہے، انس نے فضول وضاحت دی۔ بڑی کی ہو یا چھوٹی کی، میری طرف سے جہنم میں جائیں دونوں، یہاں ہماری زندگیوں کا سوال ہے اور تمہیں فضول بحث کی سوچ رہی ہے۔ وہ اسے اچھی خاصی سنا کر پھر سے چارٹ کھول چکا تھا۔ اس پر بھی پہلے سے ملتے جلتے کچھ نقوش و نگار بنے تھے۔ زیادہ ہی ہو گیا ہے، اتنی اچھی لڑکی ہے مگر پتھر سے سر پھوڑ رہی ہے، انس نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر نے ابرو اچکائے اسے دیکھا اور پھر دوبارہ چارٹ پر جھک کر آہستہ سے بولا۔ تو تم یہ بات اسے کیوں نہیں سمجھا دیتے؟ سمجھا دوں گا، اگر عقل ہوئی تو جلد ہی سمجھ جائے گی، انس نے ایک اور گلاب جامن منہ میں رکھا۔ عورت ذات میں عقل اور حسن کبھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، ٹائیگر نے تبصرہ کیا۔ زیادہ تمہاری فضول سوچ ہے اور کچھ نہیں، انس بڑبڑاتے ہوئے ڈبہ لے کر باہر چلا گیا۔ سیکنڈ گزرے، منٹ گزرے، گھنٹے گزرے، پھر دن، یہاں تک کہ اتوار کا آ پہنچا۔ رونق تو اتنی نہ تھی، صرف اسرار صاحب کا گھرانہ اور دو رشتہ دار فیملیز آئی ہوئی تھیں۔ نیلم کو سجا سنوار کر نیچے ہال میں لے جایا گیا جہاں منگنی کے فنکشن کا انتظام تھا۔ عالیہ بیگم نے انگوٹھی نکالی اور نیلم کو ہاتھ دینے کا اشارہ کیا، مگر وہ چوڑیوں سے سجے ہاتھوں کو گود میں چھپانے لگی۔ وہ حیران سی ہوتی سب کو دیکھنے لگی۔ جب دادو کے اشارے پر سائیکا آگے بڑھی اور ہاتھ تھامنے لگی، نیلم زور زور سے نفی میں سر ہلا رہی تھی، نین کٹورے بھی چھلکنے کو بے تاب ہونے لگے، گہری آنکھوں میں آنسوؤں کے ننھے ننھے قطرے چمک رہے تھے۔ سائیکا نے تنبیہ کرتی نظروں سے اسے دیکھا، اس نے بے دردی سے لب کاٹتے ہوئے آنسو اپنے اندر اتارے تھے۔ وہ جو ہر ضد منوا کے دم لیتی تھی آج ہار گئی تھی، وہ چھوٹی تھی، سب اسے چھوٹا اور ناسمجھ جان کر اس کی رضا کی پرواہ نہیں کر رہے تھے، مگر وہ تو نہ جانے دل میں اس رشتے سے فرار کے لیے کیا کیا منصوبے بنا چکی تھی۔ انگوٹھی پہنا دی گئی تھی، ہال میں تالیوں کی آواز گونجنے لگی۔
नीलम के सर पर गोया हथौड़े बरस रहे थे। वो बेबसी से बैठी मुस्कुराते सरशार से आहिल को अपनी जानिब तकता देख रही थी। फिर वो ज़्यादा देर मेहमानों में नहीं बैठी। सायका ने उसे ले जाना बेहतर समझा। कितनी अच्छी थी इश्क की इब्तदाए अब्बास, मगर उसकी इंतहा से अल्लाह बचाए। और सायका गली में किसी बच्चे को बोल साथ वाले घर से टाइगर या अंश को बुला दें, तेरे अब्बा तो जाने कब आए, मेरा ड्रामा निकले जाएगा। दादो तख्त पर बैठी ऊंची आवाज में बोली, अच्छा दादो कहती हूँ। सायका ने जल्दी से बर्तन छोड़े और बाहर गेट तक गई। थोड़ी ही देर बाद टाइगर दरवाजे से अंदर आया। सायका ने को गिराज में खड़े देखा तो पूछने लगा, कोई काम था क्या? जी, वो ज़रा छत पर जाकर केबल की तार तो ठीक कर दे, पता नहीं क्या हुआ है, कोई चैनल सही नहीं आ रहा। टाइगर बेटा, दादू की आवाज़ पर सायका ने उसे जाने का इशारा किया। जी दादू। ड्राइंग रूम के सिरे पर खड़ी दादू को तख्त पर बरजमान देखकर बोला, अरे बेटा केबल को देख तो क्या हुआ है? दादू ने हाथ नौखत में हिलाते हुए कहा। मैं देखता हूँ। टाइगर छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। आप रहने दें, मैं देख लूँगा। सायका को अपने पीछे छत पर आता देखकर उसने कहा। सायका भी सर हिलाती दोबारा किचन में चल दी। नीलम ने टाइगर को सीढ़ियाँ चढ़ते देखा और फिर सायका को अकेले वापस जाते। दिल पहले ही भरा पड़ा था। अब चूंकि मुजरिम भी सामने खड़ा था और कुछ कदमों की दूरी पर, तो वो देर क्यों करती। तभी जल्दी से अपने रूम का दरवाज़ा बंद करके छत की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। वो शायद बचपन से ही इतनी जज्बाती थी, ज़िद्दी थी, अब तो चुटकियों में उड़ा देने वाली, मगर अब दिल पर लगी थी तो चुटकी में बात उड़ नहीं रही थी। टाइगर स्टूल पर खड़ा केबल के तारों से कुर्सियां करने में मसरूफ था। थोड़ी देर बाद हाथ चाटता स्टूल से नीचे छलांग मार चुका था, मगर जूं ही नजर नीलम की जानिब पड़ी, चंद पल को जैसे ठहर गया। वो हद दर्जा गमगीन लग रही थी, मगर वो नजरअंदाज कर गया। पास से होकर गुजरना चाहा, जब वो रास्ते में हायल हो गई। टाइगर ने दांत पीस लिए, साथ ही चेहरा भी मोड़ लिया। वो उसे देखना नहीं चाहता था। वो सूरज जिसके हुस्न के दीवाने उसे जीने नहीं देते थे, वही हुस्न उसके पास चल कर आता था और वो निगाहें गलत नहीं डालता था। बहुत खुश हैं ना आप इस अंगूठी को हमारे हाथ में देखकर? उसने अपने हाथ की पुश्त उसकी जानिब करते हुए कहा, जिसमें सोने की अंगूठी पर अपनी फतह पर मुतमईन थी। टाइगर को हैरत हुई। अंश ने तो कहा था कि बड़ी वाली की हुई है। बड़ी की हो या छोटी की, मुझे क्या। अगली ही पर उसने सर चटका। हमारी मंगनी का सुनकर आपको बहुत खुशी हुई होगी ना? सोचा होगा कि जान छूटी। वो बरहमी से कह रही थी कि आंसू भी छलक पड़ा। टाइगर को कोई फर्क ना पड़ा। वो तो बस जाने को पर तोल रहा था, मगर वो काली बिल्ली की तरह रास्ते काटे खड़ी थी। मंगनी हमारी जिससे मर्जी हो, शादी तो हम आपसे ही करेंगे। जिद्दी बच्चे सा लहजा था उसका। मुझे आपकी फजूल गोई में कोई दिलचस्पी नहीं, रास्ता छोड़ें। टाइगर ने नागवारी से कहा। आपके हर रास्ते पर नीलम खड़ी है। हमसे फरार हासिल करेंगे तो जान लेंगे, आपकी भी और अपनी भी। वो तमाम फासले समेटती उसका कॉलर पकड़ चुकी थी। सब्ज कांच से आंखों में गाढ़े वो उस मुकाबिल को चारों शाने चित करने का हौसला रखती थी। आपने दोबारा कोई ऐसी हरकत की तो मैं अंकल को सब बता दूंगा। आपकी बदतमीजियां बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने। नाउ इट्स नॉट फेयर। सुना आपने? इट्स इनफ। वो जब्त के मारे सुर्ख पड़ते चेहरे से गोया हुआ, साथ ही बेदर्दी से उसका हाथ अपने गिरबान से हटाया। पूरी दुनिया को बता दे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुना आपने? वो भी उसी के अंदाज में चिल्लाई थी। आपका तो दिमाग ख़राब हो गया है। वो इश्ताल में आ चुका था। हाँ हाँ, हो चुका है हमारा दिमाग। जब से आप हमारे सामने आए हैं, जहन के पर्दे पर चिपक कर रह गए हैं, हटने का नाम नहीं ले रहे। जीना हराम कर रखा है आपने हमारा। सामने आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपके सिवा कुछ है नहीं। आप नहीं तो नीलम नहीं, ये जहान नहीं। हम पागल हो जाएंगे। यकीन करें, हमें आपकी जानिब खींचे जैसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हम खुद नहीं रोक पा रहे खुद को। सब कसूर आपका है। ना आप आते ना ये सब होता। इतने खुश थे हम, आपने आकर। वो रोते हुए बोलती, बार बार हाथ की पुश्त से गाल रगड़ती, टाइगर को मजीद गुस्सा दिला रही थी। मैंने आकर कुछ नहीं किया, ये सब आपके दिमाग का खन्नास है। बिला वजह मुझे मोर्द इल्ज़ाम मत ठहराएं। अपनी ये अफसानवी दुनिया से बाहर आए तो आप यकीनन नॉर्मल हो जाएंगी। और आखिरी बात, आइंदा ये सब खराफात हमारे सामने उगली तो अंजाम की जिम्मेदार आप खुद होंगी। हटें आप। अपनी बात मुकम्मल करके वो उसे बाजू से दबोच के साइड पे करता सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। फिर तेज तेज सीढ़ियाँ पलांगता वो 1 सेकंड से भी कम नज़रों से ओझल हो गया। वो ख्वाब के देखा न कभी ले उड़ा नींदें, वो दर्द के उठा न कभी खा गया दिल को। वो वाकई कम उम्र और
कम अकल और जज्बाती थी, बच्चों की तरह नंगे पैर जले फर्श पर बैठी रो रही थी। उसे एहसास नहीं था कि वो क्या कह गई थी, क्या कर गई थी। वो नहीं समझती थी कि जिस मुआशरे का वो हिस्सा थी, वहाँ पर औरत को सच्ची मोहब्बत के इकरार की भी इजाज़त नहीं, और मर्द को सुबह शाम मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ औरतों से बिला खौफ व ख़तर बेकरारियों के इजहार पर कोई रोक टोक न थी। उसे नहीं पता था कि वो अपनी अना खुददारी एक अनजान शख्स के सामने कुचल चुकी थी। उसे पता था तो बस कि अब वो अनजान नहीं रहा था, वो अजनबी नहीं रहा था, वो जो भी था वो तो था जिसका उसे इंतज़ार था, जिसके लिए वो अपनी दीवारें चाट से भरा करती थी, मगर वो भूल गई थी या भुला दिया था कि किस्मत में जो लिखा है मिलता वही है। चाहे आप बच्चों की तरह रेड़ियाँ रगड़ो या सड़क पर लेट कर एहतजाज करो, किस्मत बहरी हो जाती है, वो आपकी नहीं सुनती। निगाहें मिलाकर बदल जाने वाले, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। ये दुनिया बड़ी संगदिल है, यहाँ पर किसी को किसी से मोहब्बत नहीं है। फारिस फार्म हाउस में दाखिल होते ही ईगल ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। क्या कमाल की जगह थी, एक तरफ रेगिस्तान लगता तो दूसरी तरफ पहाड़ का समा था। बहुत से मजहबी चोले में मजबूत अफराद ट्रकों पर सामान लोड कर रहे थे। बड़ी बड़ी बोरियां कंधों पर डाले वो सब बहुत मसरूफ़ नज़र आ रहे थे। ये तीन तीन ट्रकों में क्या रखा है, हम कुछ मदद कर सकता है? ईगल ने अपनी बराबर ही पजारों की पिछली नशिस्त पर रखे डैक को मुखातिब किया। नहीं, तुम इसमें कोई मदद नहीं करवा सकते, ये तुम्हारा काम नहीं है, डेक ने सख्ती से कहा। अरे वाह, तुम भी एम्मास की तरह रोब झाड़ने लग गया है, ईगल ने बुरा मानते कहा। ओहो, ऐसी कोई बात नहीं यार, ये सब असला है और बलूचिस्तान पहुंचाना है। ये काम शेर दिल करेगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। ड्राइवर को इशारा करते डेक ने पजारो रुकवा दी। ईगल उसकी बात पर सर हिलाता नीचे उतर गया। तुम अंग्रेजी भी बोलता है, पढ़ा लिखा है, तो इस काम में क्यों आया? वो दोनों साथ साथ चलते जमीन की सतह कच्ची सतह पर से पत्थर की रविश पर जा रहे थे। जब ईगल के सवाल पर डेक के कदम बेख्तियार थम गए, चेहरे पर तारीकी छाई। हमारा मतलब है, तुम यहाँ का नहीं लगता, कोई अंग्रेज टाइप लगता है। ईगल जवाब ना मिलने पर अपने सवाल की वजाहत करने लगा। डेक ने सर्द शाम की बोझल फिजा के सपुर्द करते कदम आगे बढ़ा दिए। अब पलटने का वक्त नहीं था, ना ही इजाजत। क्या करोगे तुम जानकर? डेक ने जैक की शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करते हुए कहा। ईगल की नज़रें उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रही थी। हम जानना चाहता है कि ये हीरो टाइप का बंदा विलन कैसे बना। ईगल ने संजीदगी के तह को बारीक किया था। हाँ हाँ, मेरे सर पर बचपन से ही बाल नहीं हैं, अब इस वजह से अगर मैं विलन नज़र आता हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर? डेक का लहजा भी हल्का फुल्का था। तुम बताओ ना हमको कि तुम किस स्कूल से सीखा इतना अच्छा अंग्रेजी बोलना? ईगल और डेक की अब बहुत बन गई थी। एमास को ईगल पर भरोसा नहीं था, तभी डेक इसकी मुकम्मल जासूसी पर लगा रहता। अब वो अपने काम में भी अच्छा था और रवैये में भी 3-4 महीने हो चुके थे, मगर एक बार भी उस काम में कोताही नहीं हुई थी। अब तो मिनहाज भी उसकी जानिब से कुछ पुरसुकून हो गया था। मगर मैं अमेरिका का रिहायशी हूँ डेक, और वो बातें करते करते आप फार्म हाउस के वस्त में बने आलीशान बंगले के अंदर आ चुके थे। सफ़ेद रंग का बंगला। क्या? अंदर जाते ईगल के कदम ठटक गए। हाँ, अमेरिका का रिहायशी, सऊदीया का कैदी और पाकिस्तान का स्मगलर और टेररिस्ट, डेक ने इत्मीनान से जवाब देते। ड्राइंग रूम की मेज़ की चाबियां उछाली और टांगें फैलाकर सोफे पर दराज हो गया। क्या क्या किया तुम? मतलब हम कुछ समझा नहीं। ईगल भी सामने सोफे पर आ बैठा, मगर आगे को झुका बेआराम सा बेचैन सा बैठा था। ये सालों पहले की बात है, जब अमेरिका में लावारिस बच्चों को चाइल्ड होम में छोड़ दिया जाता था और वालिदैन आज़ाद हो जाते थे अपनी अपनी ज़िंदगियों में। तब एक ऐसी ही दो मोहब्बत करने वालों का अंजाम डेक नामी शख्स की सूरत में हुआ। मुझे चाइल्ड होम में फेंक दिया गया। ये कैलिफोर्निया का चाइल्ड होम था। डेविड वहाँ का सरबराह था। वो बच्चों से जिनसी लज्जत का काम लेता था। मैं भी उन बच्चों की गिनती में उस वक्त आ चुका था जब मैंने 11 से 12 बरस की उम्र में कदम रखा। मगर अब मैं बहुत जब मैं मगर अब मैं उसे बहुत तंग करता था। वो हमेशा मुझे मारता पीटता गाली गलौज करके चला जाता था। एक दिन उसने मुझे और 4-5 और बच्चों को उल्टा टांग दिया था। वो हमसे आजिज आ चुका था। उस रात डेविड ने लोहे की रॉड गर्म करके हमारे जिस्म झुलसा दिए।
ہم سسک بھی نہ سکے، رسوں سے جگڑے الٹے لٹکے ہم آہیں بھی نہ بھر سکے، خون گردش نہیں کر سکا تھا اس رات ہمارے جسموں میں۔ تب 3 دن بھوکا رکھنے کے بعد وہ ہم سے اپنی لذت پوری کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ہماری ویڈیوز بنائی تب میں 14 برس کا تھا۔ وہ رات بہت بھیانک تھی، میں نے بہت کوسا تھا اپنی زندگی کو۔ میرا جسم غلاظت سے بھر چکا تھا اور اس کا ثبوت اس شیطان کے پاس محفوظ تھا۔ میرے بال بھی اس رات لوہے کی گرم راڈ کے ساتھ ہی چپک چپک کر ختم ہو گئے۔ میری نیلی آنکھیں، صاف شفاف رنگت، پرکشش نقش اس کے سعودی ساتھی کو بھی بہت بھائے اور میری ڈیل کر دی گئی۔ ایک رات میں سویا تو 2 راتوں بعد سعودیہ میں آنکھ کھلی۔ ایک کچرے اور غلاظت کے ڈھیر سے نکل کر میں دوسرے میں آ چکا تھا۔ بہت جہاں بھی دن رات ٹارچر کیا جاتا، کھانا تب نہ ملتا جب تک آنتیں چپک نہ جاتی۔ بہت ظالم تھے وہ لوگ، ایگل بہت ظالم۔ قہر برساتے، دن رات اذیت ہی اذیت تھی۔ تکلیف اتنی ہوتی کہ جان جانے لگتی اور وہ گندا کام وہ مجھ سے لیتے۔ میرا مر جانے کو جی چاہتا مگر میں بھی بلا کر ڈھیٹ تھا۔ ان 4 سالوں میں بھی نہ مرا اور وہ اس کے گلے اگلے کھیل کے لیے چن لیا گیا۔ میرا پرکشش سراپا جلد میری شخصیت کی اس کے کاروبار کے لیے مفید ہوتا چلا گیا۔ تب انہوں نے مجھے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ سعودی عورتیں جلد میری شخصیت کی دیوانی ہو جاتیں۔ مجھے ان سے شادی کر کے پہلی رات کی ویڈیوز بنا دینے کا حکم دیا گیا تاکہ بعد میں ان کو بلیک میل کر کے پیسہ نکلوایا جا سکے۔ مجھے یاد ہے وہ میری پہلی شادی تھی جب پوری رات گزارنے کے بعد بھی میں نے اس لڑکی کو چھوا تک نہیں۔ تب ادین نے مجھے ایک بار پھر لوہے کی گرم راڈ سے پیٹا۔ کیوں ہیرو لڑکی پسند نہیں آئی تھی تجھے کیا؟ وہ جلاد بنا پوچھ رہا تھا۔ موٹا پائپ ڈیک کی برہنہ کمر پر پڑا۔ اگر پسند نہیں آئی تھی تو کہہ دیتا، بدل دیتے۔ ڈیک کا پورا منہ جھلس چکا تھا، بار بار اس کے منہ سے خون کا فوارہ ابل پڑتا۔ معاف کر دیں۔ اس رات میں نے اس کی بہت منتیں کی، معافیاں مانگی اور پھر اس کے کہے پر عمل کرنے کے لگا۔ چند سال بعد ایک لڑکی میری زندگی میں آئی مگر اس کی شرط تھی کہ پاکستان جا کر تمام رسومات سمیت شادی کرے گی۔ اس کے والد پاکستان میں رہتے تھے، تب مجھے پاکستان جانے کی اجازت مل گئی مگر 7 جاسوس بھی چھوڑے گئے۔ لیکن اس بار گیم میرے ہاتھ میں تھی۔ کراچی ایئرپورٹ پر چیکنگ کے دوران میرے بیگ سے اسلحہ نکل آیا، وہ بھی بلٹس کی بھرمار کے ساتھ اور بڑی بڑی رائفلز۔ میرے حواس کام کرنا بند کر گئے، مجھے دہشت گرد قرار دیا گیا اور ایک انڈر گراؤنڈ تہہ خانے میں ڈال دیا گیا جہاں ایک اور سعودی قیدی منہاج اسحاق قید تھا۔ تب ہم دونوں وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، تب سے ہم ساتھ ہیں۔ ادین اور ڈیوڈ تو سمجھے کہ میں وہیں اسی قید میں مر گیا مگر میں زندہ ہوں۔ ڈیک کا چہرہ شدت جذبات سے سرخ ہو چکا تھا، سانس بھی معمول سے تیز چل رہی تھی۔ ایگل اس کی داستان سن کر سن ہو چکا تھا۔ تم وہاں سے فرار کیسے ہوا؟ ایگل نے بہت دیر بعد سوال کیا۔ بھارت کا سب سے بڑا ڈان تھا وہ جس نے مجھے اور ایماز کو رہائی دلوائی، اس میں پاکستان کی غدار پولیس نے ہماری مدد کی۔ ڈیک نے سر آہ بھری، ایسا لگتا تھا جیسے وہ پھر سے ماضی میں پہنچ گیا۔ پاکستان کا پولیس ایسا تو نہیں، بڑا سخت ہے بھائی۔ ایگل کو اعتراض ہوا۔ ہاں ہاں، یہ 2 ٹرک کھڑے ہیں نا باہر، ان کو پہنچانے والا بھی ایک پولیس والا ہی ہے، بلکہ ASP آہل ہے۔ 2.5 سال کی محنت کی مگر کمائی سے داڑھ بھی گیلی نہ ہوئی تو سارا سامان ایک طرف رکھ کر فوراً پیسہ جیب میں ٹھونسا اور شروع جی حضوری۔ ڈیک نوخط سے بولا۔ سر ملازم لڑکے نے ڈرائنگ روم کے دروازے پر دستک دی۔ ڈیک نے اشارے سے اسے جانے کا کہا۔ چلو تمہارا مال تیار ہو گیا ہے، افسردہ کرنے کو معزز یار، اور رات کو آنا، ڈنر اکٹھے کریں گے۔ ڈیک نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں بھائی، افسردہ کیسا؟ ہم کو تو اچھا لگا کہ تم نے ہم کو اپنا دوست سمجھا۔ ایگل کے کہنے پر ڈیک نے اس کے کندھے کے گرد مضبوط بازو پھیلایا۔ تمہارے آنے سے کافی کام درست ہو جا رہے ہیں اور میں اور ایماز کے وحشیانہ پن سے کافی حد تک محفوظ ہو چکا ہوں۔ ڈیک کے لہجے میں تشکر جھلک رہا تھا۔ ایگل بھی مسکرا دیا۔ کسی بھی رشتوں کے نبھانے کے لیے وعدے اور قسموں کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اسے نبھانے کے لیے 2 خوبصورت لوگ چاہئیں، ایک جو بھروسہ کر سکے اور دوسرا جو اس کو سمجھ سکے۔ اوکے، سو فار ناؤ آج کے ایپیسوڈ کو یہیں پہ اسٹاپ کرتے ہیں۔ آئی ہوپ سو آپ اس ناول کو بہت انجوائے کر رہے ہوں گے، اینڈ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو پلیز لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔